नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था लास्ट के 10 डेज़ आपके लिए 10 मॉक टेस्ट में लेकर आऊँगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप इसमें इवैल्यूएट खुद को कर पाएँगे। अगर आप लाइव सेशन देख रहे हैं तो लाइव सेशन में साथ-साथ आप आंसर कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन का आपके पास एसएसटी सेक्शन देखने को मिलता है। यही एसएसटी सेक्शन आपके जो है जीके सेक्शन बनता है आपके जीबीटी और साथ में नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए, तो आप इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। आप भी इसको साथ-साथ आप लगा सकते हैं। स्पेशली तो आपके पास एचपी टेट के लिए, अदर अदर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो तब भी आप इसको एज़ ए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो लेवल है वो इस तरह से देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर सेट किया गया है। पासिंग मार्क्स इसमें कम से कम आपको लेने होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर है तो कम से कम पासिंग मार्क्स ये मानकर चलिए कि अगर 70 आपका स्कोर है आउट ऑफ 100 तो फिर तैयारी आपकी बेहतर चल रही है। अगर कमियां रह गई है तो अभी भी आप कमियां दूर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में रहेगा। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के जो है अध्यक्ष आपके कौन रहेंगे। संघ संविधान समिति यानी कि आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपके पास कमेटी आपके बनी थी, जैसे कि संघ शक्ति समिति है, संघ संविधान समिति है, झंडा समिति है, प्रारूप समिति है। इस तरह के प्रश्न आपके पास जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने भी आपके कहा है बिल्कुल सी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा, आप यहाँ पर रिप्लाई करते रहना। रिप्लाई आपको करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यहाँ पर गलत रिप्लाई करोगे एटलीस्ट एग्जाम में आपको रिकॉल हो जाएगा कि मैंने गलत किया था मॉक टेस्ट के समय। अगर चुपचाप आप देखते रहोगे तो जो आपका दिमाग है वो रिस्पॉन्ड आपका कम करेगा। तो अभी से प्रिपेयर कीजिए आप एग्जाम के लिए। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके पास दिए गए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो संवैधानिक अध्यक्ष की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आपसे पूछा गया है, ये कौन देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के हाथ में आपकी ये पावर रहती है। संवैधानिक जो आपके पास अध्यक्ष के रूप में किसे माना जाता है और राष्ट्रपति को आपके माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, आपके पास समय का बहुत अभाव रहेगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो रिप्लाई पर जल्दी जल्दी आ जाइए कमेंट सेक्शन पे, लाइव आप इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपके पास राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो आपके पास 6 वर्ष का रहेगा। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो मेंबर है वो आपके रिटायर होते हैं। ये भी आप बात साथ साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास लोकसभा का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का देखने को मिलता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज आपके 30 ईयर रहेगी। ये भी कई बार आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट डाउन करके साथ साथ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्या संसद का है, लोकसभा का है, मंत्रिपरिषद या फिर राज्यसभा? सभी को पता होगा भारत का जो राष्ट्रपति है अभिन्न अंग माना जाता है किसका? ये माना जाता है संसद का, यानी कि पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट 3 अंग आपके माने जाते हैं। कौन कौन से 3 अंग है पार्लियामेंट में? एक आपके पास जो है देखने को मिलता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और आपके तीसरा लोकसभा। 3 अंग है और 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, दूसरा आपके लोकसभा के रूप में। जबकि अंग की बात की जाए तो 3 अंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न ले लेंगे। प्रश्न आपके पास क्या है, 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन देखने को मिलता है? उम्मीद है सभी को पता होगा। पंचायती राज व्यवस्था आपके सबसे पहले किस राज्य में एक आपके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपके लागू की गई थी? यह राजस्थान का एक जिला था नागौर। तो हो सकता है कि राजस्थान की जगह आपके पास स्टेट ना पूछा जाए बल्कि राजस्थान का जिला पूछा जाए। तो नागौर जिला में 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था आपके स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आपकी होती है। ये आप नोट डाउन करके चले गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर आप उसके बाद बहुत से राज्यों में समय समय पर चलता है। बाद में आप देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित एक आपके पास 73rd अमेंडमेंट आपके आता है और 74th अमेंडमेंट आपके पास जो देखने को मिलता है। ये दोनों स्थानीय स्वशासन की नींव आपके रखते हैं। ये आगे जाकर घटनाएं घटती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? कदाचार के आधार पर। अगर लगता है कि व्यक्ति जो है कदाचार के आरोप में आता है तो फिर आपके संसद के जो मेंबर है वो मेंबर आपके पास जो है कदाचार के विरुद्ध महाभियोग आपके ला सकते हैं।
आर्टिकल 61 का यूज किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए, और महाभियोग का काम क्या होता है? राष्ट्रपति को उससे पद से हटाए जाने के लिए एक प्रोसेस आपके चलता है। हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपके किसके अंतर्गत आपके लाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? संसद द्वारा। जब आपके पास संसद कहा गया है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों आपके ला सकती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि राज्यसभा में पहले जाएगा या लोकसभा में पहले जाएगा, जो भी चाहे कदाचार के विरुद्ध इसमें महाभियोग आपके राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपके पास क्या देखने को मिलेगा? प्रश्न आपके पास संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपके पास नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा आपके देखने को मिलेगा? प्रश्न आपके पास क्या पूछा गया है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? नागरिकता से संबंधित किस भाग में आपके उल्लेख देखने को मिलता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। कौन आप लगाना चाहेंगे? ऑप्शन बी, पार्ट 2। पार्ट 2 नागरिकता संबंधी उल्लेख है, सिटीजनशिप का उल्लेख है, जबकि पार्ट 3 में हम क्या देखते हैं? फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास ये पूछ लिया जाए कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। अब यहाँ पर आपके पास नागरिकता आपके लिखा है, अगर यहाँ मौलिक अधिकार लिखा होता तो फिर आपकी पार्ट जो है 3 ऑप्शन रहता है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहता है, जिसमें पार्ट 3 आपके लिखा गया है। अगर यहाँ पर आपके पास मानकर चलिए कि आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा होता तो फिर आप ऑप्शन क्या होना था? सही। फिर आपके पास सी ऑप्शन सही होना था। इसी तरह प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इनरीन्ड इन विच राइट्स? तो आपने बताना है कि जो हमारी फ्रीडम है वो किसके अंदर आपके देखने को मिलती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस में आपके देखने को मिलती है? तो अगर हम देखें तो आपके पास प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो एक्चुअल में अलग से तो इसमें नहीं दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर आएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपके हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेस की स्वतंत्रता को आपके इंक्लूड किया जाता है, जो कि 19 में आपके पास ये स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। इसमें आपने याद रखना है कि 19 ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। तो यहाँ पर इसमें अलग स्पेसिफिक आपके किया जाता है। 19 के अंदर हम देखते हैं 6 तरह की स्वतंत्रता है, जबकि आपके पास जो है 19F को आपके सस्पेंड किया गया था, वो आप सभी को पता होगा। संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। इसको आर्टिकल 31 के साथ निरस्त किया गया था, ये सभी को पता होगा। 1978 की बात है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है अगर नहीं पता था। आगे चलेंगे। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को पता होगा, जो भी आपके पास जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक बहुत बड़ा पद आपके माना जाता है। तो ऑडिटर जनरल, जिसको आप एजीआई भी कहते हो, इसकी नियुक्ति का काम किसका होता है? ये प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट द्वारा इसकी नियुक्ति आपकी की जाती है, सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है नोट डाउन करके चलेंगे और ध्यान में रखेंगे। थोड़ा से प्रश्न को हम थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, समय का अभाव आपके लिए भी रहता है। जितनी जल्दी कोशिश होगा आप जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट। अब राज्य में किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपके पास किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक की बात की जा रही है, यानी कि मनी बिल की बात की जा रही है। अगर मनी बिल संसद के अंदर हम देखते हैं तो मनी बिल आपके लोकसभा में पहले जाता है। तो राज्यों के अंदर लोकसभा की भूमिका के रूप में हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं विधानसभा को। तो विधानसभा में आपकी ये पहले जाएगा, तो आपके पास हम इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी आपके लगाएंगे। हु हैज़ द पावर ऑफ द इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर आपके पास प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखिए कि आपके पास फंडामेंटल जो राइट्स है इसको लागू करने की शक्ति किसके पास रहेगी? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास आपके देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें जो है अमेंडमेंट वगैरह करने का जो काम है वो किसका रहता है? वो पार्लियामेंट का रहता है। यहाँ पर आपके पास जो है लागू करने की शक्ति किसके पास होगी? ये आपके पास देखने को मिलेगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का याद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात की गई है। तो यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इन मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपके पास संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये आर्टिकल 32 ऑप्शन सी में आपके देखने को मिलता है। किसने इसको संविधान की आत्मा कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने। कई बार ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकता है, तो हर तरह से आपको तैयार रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि संविधान के अंदर उसका जो उल्लेख है, संविधान जब बन रहा था उस समय आपके पास जो है वो उसका उल्लेख आपके संविधान में किया गया था, तो उसको आपके संवैधानिक निकाय कहा जाता है। संवैधानिक निकाय इसमें नहीं है, पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी है, नीति आयोग। उसको बाद में आपके पास जो है एक निकाय के रूप में आपके जोड़ा गया है, अर्ध निकाय के रूप में इसको माना जाता है। बाकी हम बात करें वित्त आयोग की या फाइनेंस कमीशन की या यूपीएससी की या इलेक्शन कमीशन की, सारे आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इम्प्लीमेंट आपके किया गया है। जिला न्यायाधीश के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके पास कौन करेगा। यहाँ पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी राज्य के जो आपके पास राज्यपाल के रूप में। अगर हम देखते हैं हाई कोर्ट के, तो फिर आपके पास क्या आना था, फिर आपके पास राष्ट्रपति आता है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि राज्यों में आपके पास जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो आपके कौन करेगा, ये गवर्नर आपके करेगा। गवर्नर की भूमिका बिल्कुल वैसी है जैसी कि केंद्र सरकार के मध्य हम देखते हैं, या सेंटर में जब हम देखते हैं, तो सेंटर में जो गवर्नर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो भूमिका है वही राज्यों के अंदर राज्यपाल की भूमिका आपके देखने को मिलती है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर, इसको भी आप साथ साथ ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास देंगे, एक वर्ष के दौरान संसद की कम से कम कितनी बैठकें आपके पास आवश्यक होती हैं। 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, तो कम से कम आपके पास कितनी बैठकें होगी, कम से कम 2 बैठकें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, आपके पास भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो सभी को पता होगा, पहला नागरिक आपके पास, फर्स्ट जो आपके पास सिटीजन किसको माना जाता है, ये राष्ट्रपति को माना जाता है। सेकेंड इनकी वाइफ होती है। तो यहाँ पे राज्य का अगर पूछा जाता है तो राज्य का जो प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम गवर्नर कहेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर आपके गवर्नर होगा। अगर भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम पूछा है तो देश का प्रथम राष्ट्रपति आपके होगा। अगला प्रश्न आपके पास है, संसद में संयुक्त बैठक जो है वो कौन संबोधित करता है। संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सेशन जो आपके होता है, ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये ज्वाइंट सेशन आपके जो किया जाता है आर्टिकल 108 जो आप 108 है, इसके अंतर्गत इसको किया जाता है। कौन इसको बुलाता है, प्रेसिडेंट इसको बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। हालांकि इसमें जो है यहाँ पर जो सभापति के रूप में आपके जो रहते हैं, जो राज्यसभा के सभापति है वो भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आपके पास जो अध्यक्षता कौन करेगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष। और आह्वान कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, ये 108 के अंतर्गत। इसमें कोई भी ऐसे विषय जो कि साधारण विधि से पास होने वाले विषय हैं उस पर चर्चा के लिए इसको बुलाया जाता है। अभी तक आपने देखा होगा कि 5 बार लगभग जो है ज्वाइंट सेशन हो चुका है, और पहली बार हम देखते हैं कि आपके पास 1961 में जो है पहली बार आपके पास डोरी सिस्टम से रिलेटेड आपके पास ये ज्वाइंट सेशन आपके हुआ था और सफल भी रहा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके पास है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके किया गया है, तो आपके पास अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर अगर देखिए तो आर्टिकल 75 बिल्कुल आपके पास यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आज के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपके पास राज्यपाल की नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है। इन नियुक्तियों से संबंधित यानी कि आपके पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी आप देख लेना किस आर्टिकल में आपके पास है, तब जाकर बात बनने वाली है। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, इन विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो एक आपके पास राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता आपके अलग होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, जबकि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में हम दोहरी नागरिकता देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके पास है, अशोक मेहता समिति जिसका गठन वर्ष 1970 में हुआ। एक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये मिल गई कि अशोक मेहता जो समिति है ये किससे संबंधित आपके पास है। चलो ये तो अभी देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित है, साथ साथ आप मैं बता देता हूँ। लेकिन इसका गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। इसमें आपके पास पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की गई थी, तो यहाँ प्रतिमान का मतलब है आपके पास क्या, इसने 1 टायर की बात की थी, 2 टायर की बात की थी, या 3 टायर की बात की थी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति, अशोक एक वर्ड है, मेहता दूसरा है, समिति, तो अशोक मेहता समिति आपके पास कौन सी थी, 3 टायर सिस्टम वाली थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। हिमाचल में भी 3 टायर सिस्टम है, तो यहाँ पर भी आपके त्रिस्तरीय व्यवस्था आपके देखने को मिलती है, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन की थी, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है।
according to the constitution, who is the head of the three armies of the country। तो यहाँ पर आपके पास जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में हम किसको देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख आपके माना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो संविधान का ऐसा कौन सा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जो अध्यादेश आपके जारी किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल जो आपके पास जो है 1, 2, 3, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है, जब भी संसद विश्रांति काल में आपके होता है, तो ऐसे में जो आपके पास क्या है, राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून को जो तत्काल एक अध्यादेश के माध्यम से जारी आपके कर सकता है। ये प्रश्न आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे जो मेरे क्लासेस के स्टूडेंट है, आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी ही शक्ति एक आपके पास राज्य के अंदर राज्यपाल की पास भी होती है अध्यादेश जारी करने की। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने सीरियस आप हो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो आपके पास किसकी सलाह लेगा, जो आपके पास राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, तो उसको किसकी सलाह लेनी होगी, मुख्य न्यायाधीश की। इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास राज्य से संबंधित जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो आपके पास सलाह लेनी होती है। इंपॉर्टेंट आपके पास है, क्या मुख्य न्यायाधीश की होगी, या फिर आपके पास प्रधानमंत्री की होगी, या फिर मुख्यमंत्री की होगी, किसकी आपके पास होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है। तो राष्ट्रपति जब भी आपके पास किसी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वो आपके पास जो सलाह लेता है ये प्राइम मिनिस्टर की लेता है। आपको क्या लग रहा है कि मुख्य न्यायाधीश मैंने कहा राज्य का, तो आप इसमें सहमत हो गए। अगर मैं मुख्य न्यायाधीश ही कहता तब भी आप सहमत थे, राज्य मैंने कह दिया तो आप कन्विंस हो गए। एक्चुअल में आपके पास जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो आपके पास प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपने इस बात को। नेक्स्ट आपके पास संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। ये 7 शेड्यूल के अंदर आपके आता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। 8 शेड्यूल किससे संबंधित है, 5th किससे है, और 6th किससे हैं, ये भी आप जो है रीड आउट करके जाइएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तीनों सूची में कितने कितने विषय हैं, ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है, याद रखना आपने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपने बताना है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। सभी को पता है आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, 3 तरह के आपातकाल देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति शासन आपके पास होता है, राष्ट्रीय आपातकाल रहता है, और वित्तीय आपातकाल आपके देखने को मिलता है। तो हम जब भी बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपके देखने को मिलती है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जबकि आपके पास जो है हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन, और फिर हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हु अपॉइंट्स द अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये राष्ट्र किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है आपके पास प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हो सकता है कि प्रश्न के आंसर मैं बहुत जल्दी आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक्टिव आपको रहना। जितना आपने क्विक डिसीजन लिया उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में रहेगा डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न ले लेंगे। प्रश्न आपके पास, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, या पीएम आप कह लीजिए, तो कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को जब भी आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री पद की जो शपथ दिलाते हुए गोपनीयता की, तो कौन होगा, प्रेसिडेंट आपके होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संज्ञानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, यानी कि फेडरल सिस्टम की बात की गई। इंडियाज फेडरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आप सभी को पता है कि कनाडा से आपके लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट से आपके पास क्या लिया गया है, पता होना चाहिए। यूके से आपके क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अलावा आयरलैंड से आपके पास क्या लिया गया है, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, आयरलैंड से क्या लिया गया, बहुत बार आपसे पूछा जाता है आयरलैंड से आपके क्या लिया गया, जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 को कब समाप्त किया गया था। हालांकि पूरी तरह से इसको समाप्त नहीं किया गया, इसके कुछ प्रावधान आपके समाप्त हुए थे। ये 5 अगस्त 2019 की बात है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, याद रखना। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसे जो है राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है।
अगर हम देखें तो आपके पास केंद्र के अंदर जब हम देखते हैं संसद में जो एक सदन है लोकसभा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। वही स्थिति आपके पास जो है राज्यों के अंदर वही शक्ति किसके पास है? ये राज्यपाल के पास होती है। तो ऑप्शन जो भी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से। आपके पास जो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो इसको कहेंगे आपके, जहाँ पर आपके पास जो है स्त्री की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि आपके पास नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है, कांस्य मूर्ति। तो ये मोहनजोदड़ो से आपके प्राप्त हुई है। ऋग्वेद का कौन सा मॉडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यहाँ पर आपके पास मंडल होगा, ये मॉडल नहीं है, ठीक है, मंडल है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार मैं टाइपिंग वाले से बात कर लूँगा। कौन सा मंडल? ऋग्वेद के आपके पास टोटल कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है, पहला और 10वां ये सबसे लास्ट में आपके जोड़े गए हैं ऋग्वेद के अंदर। इसमें देवता सोम को जो समर्पित है वो 9th है। तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी भी आपको पता होना चाहिए 7th में क्या है, 8th में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति आपके पास है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज द ओल्डेस्ट मेमोरी? ये मनु स्मृति। स्मृतियों में कौन सी स्मृति सबसे पुरानी मानी जाती है? मनु स्मृति आपकी सबसे पुरानी मानी जाती है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पहले भी आया है, स्पेशली एचपी टेट के अंदर। तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आपके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? विच रूलर एस्टेब्लिश्ड अ सिटी नेम पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सन रिवर? तो ये आपने बताना है, सोन रिवर माफ कीजिएगा, ये उदायन आपके पास है। उदायन बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। ऐसे थोड़े से एक दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये रहेंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो इसके लिए पहले ही आप तैयार है, इसके चक्कर में दूसरे आपके क्वेश्चन जो इजी है उसको गलत मत कर देना। अगला प्रश्न आपके देखेंगे, प्रश्न आपके पास है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यहाँ पर आपके पास जो इस वर्ड का यूज किया गया है, ऐसे और भी 2-3 वर्ड है, जन्म से संबंधित है, उनके ज्ञान से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित, इन तीनों का पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाण की जब भी बात की जाती है, मृत्यु के लिए इस वर्ड को आपके यूज किया जाता है। तो कहाँ पर आपके पास प्राण जो है त्याग दिए थे बुद्ध ने? ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन जो है डी आपके जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है, एशिया की रोशनी इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध आपके पास है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमार संभव जो है महाकाव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? कुमार संभव आप सभी को पता होगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, लौकिक साहित्य से बनते हैं, आपके पास साहित्य और साहित्यकार से आपके बनते हैं, महाकाव्य से बनते हैं। तो ये कालिदास की आपके पास जितनी भी रचना है महाकाव्य है, इसको आपने देखना, चाहे अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, यहाँ पे इनसे प्रश्न आपके निरंतर पूछे जाते हैं। बाणभट्ट की आपकी कौन सी है, हर्षवर्धन की कौन सी है, हरिसेन की कौन सी है। अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? सभी को पता, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध फिलोसफर के रूप में इनको माना जाता है। नागार्जुन को इंपॉर्टेंट है, इनको भारत का आइंस्टाइन तक आपके कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूरल बुद्धिज्म अराइव इन नेपाल? तो अशोक के समय की बात है। अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन होता है, ना केवल नेपाल में बल्कि हिमालय जो क्षेत्र था वहाँ पर भी अशोक के समय में आपके यहाँ पर इसका आगमन बौद्ध धर्म का आपके देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास मज्जिम नामक एक व्यक्ति थे जो कि हिमालय में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके भेजे गए थे। जैसे आपने सुना होगा अशोक के पुत्र जो आपके पास और पुत्री है उनको आपके पास कहाँ भेजा गया था? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। ऐसे हिमालय क्षेत्र के लिए जो मज्जिम को आपके भेजा गया था। ये भी प्रश्न रिपीटेड आपके रहता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इसमें से कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, संगीत से संबंधित, आपकी भारत की संस्कृति से संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। तो वीणा को सबसे पुराने प्राचीन वाद्य यंत्र में आपके माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो वीणा आपके पास रहेगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में जो है किसने स्थापित की थी? प्रश्न वास्को डी गामा द्वारा आपकी स्थापित की गई थी। बहुत आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड है, सुना होगा आपने बहुत बार और आपके पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए इस तरह से भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दर्शन कितने हैं, 6 दर्शन हैं। किस दर्शन का कौन प्रतिपादक है, ऐसे प्रश्न बनता है। मैं आपकी क्यूरियोसिटी बता रहा हूँ, अगर एग्जाम के लिए समय है तो नोट डाउन करके चलेगा, विद ऑल ऑप्शन इसको लेकर चलना। तो अभी फिलहाल इसकी हम बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो माने जाते हैं, ये रामानुजाचार्य आपके माने जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एक क्वालिटी लर्न पॉइंट की जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो उसको अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख लेना। यूट्यूब पर ही आपकी ये सारी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अवेलेबल रहेगी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो हु अमंग द फॉलोइंग वर द अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ द भक्ति मोमेंट। ये कुछ आपके अलग हो गया है यहाँ पर। ओके, क्या था आपके पास क्वेश्चन था किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ द चौसा। तो ये 1959 में पहली बात है। चौसा की लड़ाई हुई कब थी? 1959। हम आपकी जगह 1539 में आपकी ये देखने को मिली। ये किस किस के मध्य थी? आपके पास शेरशाह सूरी के मध्य ये देखने को मिलती है। इसमें हुमायूं को इसके द्वारा पराजित किया गया था। उसके बाद हुमायूं आपके पास गद्दी चढ़ गया था। हालांकि एक बार फिर से 1940 में आपके पास हुमायूं वापस गद्दी पर बैठता है। ये लड़ाई जो हुई थी चौसा की लड़ाई में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था, ये शेरशाह सूरी के समय की बात है। और जो इनके व्यक्तियों के नाम है, जैसे शेरशाह सूरी है, आपके पास है हुमायूं है, जितने भी आपके पास मुगल शासक रहे, चाहे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, इनके मकबरे भी आपसे पूछे जाते हैं। सभी के मकबरे याद रखना। दो के मैं बता देता हूँ, बाबर और जहांगीर। इन दोनों के मकबरे भारत से बाहर है। एक का मकबरा आपके पास कहाँ पर है? काबुल में। दूसरे जहांगीर का मकबरा आपके पास कहाँ देखने को मिलता है? लाहौर में देखने को मिलता है, शाहदरा में। याद रखना। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये भी रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। 17 बार आपके पास मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो है चंपारण आंदोलन, ये 1917 की बात है। 1917 में हम देखते हैं कि चंपारण आंदोलन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है चंपारण, सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। बारदोली का सत्याग्रह बहुत ज़्यादा फेमस है। डांडी मार्च सभी को पता होगा। असहयोग आंदोलन सभी को पता है। इनके अगर आप वैसे भी देखिए तब भी आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपके पास कहाँ कहाँ आपके देखने को मिलता है। डांडी मार्च हुआ था, असहयोग आंदोलन आपके पास हुआ था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, वो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हमें देखने को मिलता है। हालांकि असहयोग आंदोलन 1922 में तक आपको ये देखने को मिला। तो 1920 से लेकर 1922 तक इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो प्रश्न आपके पास थी क्या है? आत्मीय जो सभा है इसकी स्थापना 1815 में आपके किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। ऐसे प्रश्न, नए प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ध्यान से इसको जो है एक बार देख लेना। कुका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो कुका आंदोलन पहली बात है हुआ कब था? आपके लिए एक तो प्रश्न यह है। ये 72 की बात है, तो याद रखना 1872 में आपके देखने को मिला। इसमें दूसरा आप याद रखेंगे कि किसके द्वारा संगठित किया गया था? आपके पास गुरु राम सिंह द्वारा। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता आपके माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने को ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है भारत में जो है वापस पुनर्जागरण आपके पास किया था, लोगों को मोटिवेट किया था वापस अपने धर्म में जाने के लिए। लोगों में जो है धर्म के आधार पर आपके पास लोगों को प्रेरित किया था कि कैसे भारत को जो है मुक्त आपके करवाया जा सकता है। संगठित करने का काम इन्होंने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बड़ा सा आपके ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो आपके पास मुगल एम्पायर औरंगजेब द्वारा आपके इसको प्ले किया जाता था? ये सितार था। क्या ये सितार था? माफ कीजिएगा, वीणा था। तो ऑप्शन जो बी है वीणा आपके पास ये राइट रहेगा। वीणा वादक भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कबीर के गुरु थे? कबीर के गुरु के रूप में किसको माना जाता है? तो गुरु जब भी आपसे पूछे जाते हैं, उत्तर भारत के कौन से संत थे, दक्षिण भारत के कौन से संत थे, ऐसे आप इसको याद रखना।
कि उत्तर भारत के कौन कौन थे और दक्षिण भारत के कौन कौन थे। अधिकतर उत्तर भारत के आपके पूछे जाते हैं। त्रिमूर्ति भी आपके पूछा जाता है, लेकिन एचपी टेट के एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं जाया जाएगा। सिंपल सा याद रखना, कबीर के गुरु आपके रामानंद आपके माने जाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? बुद्ध धम्म और संघ ये किसके रूप में आपके माने जाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? त्रिरत्न आपके माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न जैन धर्म के भी थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान, सम्यक जो आपके पास आचरण है, ये तीन त्रिरत्न आपके जो है जैन धर्म के माने जाते हैं। जबकि बुद्ध, संघ और धम्म को अगर देखें हम, तो ये आपके पास बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में इनको माना जाता है। तो ये भी आपको दोनों का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, दोनों का आपको यहाँ पर ज्ञात हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास है, दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोहरी शासन प्रणाली यानी कि ड्यूल सिस्टम ऑफ द गवर्नर इंट्रोड्यूस। दोहरी शासन प्रणाली, एक तो आपके ऊपर राज्य का शासन, दूसरा आपके ऊपर केंद्र का शासन, इसको दोहरी शासन प्रणाली आपके कहा जाता है। तो किसके समय में हमें ये देखने को मिलती है? इंट्रोड्यूस जब हुई थी दोहरी शासन प्रणाली, हमने जो एक्ट के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं कि एक्ट आपके आए थे, उस एक्ट के माध्यम से जो है, उस एक्ट के समय कौन व्यक्ति थे? तो रॉबर्ट क्लाइव आपके पास थे। रॉबर्ट क्लाइव के समय हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जितने ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हमें ये जो है दोहरी शासन प्रणाली जो है भारत में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। दोहरी शासन प्रणाली का जब भी बात आती है तो इसका क्या है, पहले ये स्टार्ट होती है, फिर बाद में जाकर एंड होती है, फिर से एक बार फिर से स्टार्ट होती हैं, फिर अंत में जो है 1858 के अधिनियम के माध्यम से बाद में इसको फिर से समाप्त कर दिया जाता है। इसको आपके लंबा ये प्रश्न आपके बन जाता है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? नमक सत्याग्रह का मतलब आप सीधे मानकर चलिए कि नमक कानून को तोड़ा था। और जब नमक कानून को तोड़ा तो यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिस आंदोलन को किस नाम से आप जानते हो? इस आंदोलन को आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है डांडी मार्च से। तो डांडी मार्च आपके पास जो है ये शुरू होता है कहाँ से लेकर? ये आपके पास साबरमती से लेकर ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? डांडी तक चलता है। और डांडी पर चलकर क्या है, नमक कानून को तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930 को। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शब्दों का थोड़ा सा अलग प्रयोग किया गया है, जानबूझ के किया गया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी और हमने ये चीज़ें नहीं सुनी थी। तो यहाँ पर आपके पास जो है नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है साबरमती से जो है यात्रा शुरू हुई थी और डांडी तक की यात्रा चली थी। और जैसे ही 6 अप्रैल को ये डांडी आपके पहुँचते हैं 1930 को, तो यहाँ पर नमक कानून आपके पास जो है, नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगर यात्रा पूछी जाए कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो हम कहेंगे साबरमती से यात्रा चली थी। कहाँ तक चली थी? डांडी तक, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित में से किस वंश ने तुंगभद्र नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपके पास ऐसे प्रश्न जो कि आपके पास बहुत रेयर है कि आप इसको कवर करके चले, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको देखनी होगी कि किस वंश ने तुंगभद्र नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है किन दो भाइयों ने की? आप सभी को ऐसे प्रश्न तो आते हैं। हरिहर बुक्का आपने सुना होगा, ठीक है। तो हरिहर बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की है? किस अशोक आपने सुना होगा, आपने जो है हर्यक वंश के आपके संस्थापक है जो है आपके पास बिंबिसार आपने सुना होगा। तो सभी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो है उन व्यक्तियों के जो है वंश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नाम आपके पूछा गया है कि किस वंश के शासक ने, तो किस वंश के शासक थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? यहाँ पर आपके पास संगम वंश बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज बाल गंगाधर तिलक गिवन द टाइटल ऑफ द लोकमान्य? तो यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था उस समय। आंदोलन कौन सा चल रहा था? इंडिजीनियस मूवमेंट आपके चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को है लोकमान्य की उपाधि हमें देखने को मिलती है। बाकी के जो आंदोलन है ये कोई आंदोलन नहीं थे, होम रूल की स्थापना अलग होती है। बाल गंगाधर तिलक एनिबेसेंट आपके करते हैं। इसके अलावा जो सूरत विभाजन जो आपके पास होता है ये आपकी कांग्रेस में फौज से संबंधित आपके देखने को मिलता है। तो इनकी अलग अलग दोनों की आपके पास है। होम रूल लीग 1916 की बात है
और सूरत विभाजन 1907 की बात है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था ये 1905 में आपके चल रहा था, तो इसको भी आप ध्यान में रखकर चलेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन आपके चल रहा था। वर्ष 1800 में प्रथम कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिख गया है, आप इसमें जो है आंसर आप लगा सकते हैं। थोड़ा लंबा है तो मैं आपको समय दे देता हूँ। एक बार फिर से मैं रीड आउट करता हूँ। वर्ष 1800 में प्रथम विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के लिए की गई थी? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज वॉज द फर्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1800? अब आपने बताना है। कंपनी के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, जो प्रथम जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है, सीधी सीधी आपको मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि व्यक्तियों को पढ़ाया जाए, लेकिन पढ़ाया किसके लिए जाए? क्लेरिकल के लिए। जो क्लेरिकल जो काम आपके पास कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपके व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए। इतना प्रशिक्षण ना दिया जाए कि वो आपके पास उच्च पदों पर पहुंच सके, लेकिन उसमें यह है कि कंपनी के जो कुछ कार्य हैं उन कार्य को करने के लिए कुछ सेवकों को प्रशिक्षण देना था, उससे संबंधित ये था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल निस्संदेह आप इसमें लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। कल्हण की राजतंत्री में भारत के निम्नलिखित में से किस भाग का इतिहास वर्णित है? तो हम देखते हैं कल्हण की जो राजतरंगिणी है, इसमें हमें किस देश के संबंधी यानी कि किस राज्य का, जो भारत में आपके पास उस समय क्या देखने को मिलते थे? उस समय आपके पास जो देखने को मिलते थे महाजनपद। तो महाजनपदों में से आपके पास प्रश्न बनते रहते हैं, तो वो आपके पास महाजनपद 16 थे। 16 महाजनपद में से आपके पास किसके बारे में हम कल्हण की राजतंत्री में उल्लेख देखने को मिलता है? ये कश्मीर का इतिहास से संबंधित हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष, लिख लीजिए। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? Where is the pillar top of the Maurya period, also known as Singh top, is located? कहाँ पर आपके पास? ऑप्शन सी सारनाथ में यह लोकेटेड है। बहुत बार प्रश्न आपके बन सकता है, सारनाथ से आपके ये लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष जिसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है, ये सारनाथ से संबंधित आपके माना जाता है। माना जाता है क्या है कि ये आपके है एक्चुअल में। अगला प्रश्न, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? पहला न्यूज़पेपर, ये आपने देखा होगा, पहला न्यूज़पेपर जो है ये जेम्स ऑगस्टस की है। 1780 के आसपास की बात है जब इन्होंने इसको शुरू किया था, पहला न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट है, बंगाल गजट आपके इसको जानते हो, तो ये भी कई बार प्रश्न हो सकता है, न्यूज़पेपर का नाम ही पूछ लिया जाए, ईयर ही पूछ लिया जाए, तो अधिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे आपके पास निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? ये प्रश्न आपके पास जियोग्राफी का है, और जियोग्राफी भी एसएसटी में कवर होती है। अभी तक हमने पॉलिटी और हिस्ट्री हमने सेक्शन देखा, अब जियोग्राफी से कैसे प्रश्न बनते हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे। साथ में ना केवल जियोग्राफी, बल्कि जियोग्राफी में आपके पास सारी चीज़ें, चाहे आपके पास वायुमंडल आ गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में कवर होगी, एटमॉस्फेयर वगैरह, तो इसी के अंदर इसको कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह है ही नहीं? तो ये दो ग्रह हैं, कौन कौन से आपके हैं? बुध और शुक्र आपके पास। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु propounded द लॉ ऑफ द प्लेनेटरी मोशन? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये केपलर द्वारा दिया गया था। ये भी साइंस में भी आपके कवर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी में कवर होगी। सौरमंडल का कौन सा भाग आपके इसमें देखने को नहीं मिलता? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम? तो आपके पास नेबुला, क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड है, ये भी आपके आते हैं, ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु आती है, तीनों आपके पास जो देखने को कहाँ मिलेंगे? ये तीनों सौरमंडल के भाग है, जबकि निहारिका आपके पास सौरमंडल का भाग नहीं आपके रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके पास है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है और उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑलमोस्ट इज बिग एज द अर्थ एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सिस्टर? तो सभी को पता है, पृथ्वी की बहन के रूप में कौन जाना जाता है? वेनस आपके पास, यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में आपके जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपके पास है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर कॉर्ड? तो ये जो आपके पास जो विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं चलेगी, विषुवत रेखा के समानांतर चलेगी, उनको क्या कहा जाएगा? उनको अक्षांश रेखा कहा जाएगा, यानी कि उनको लैटिट्यूड्स लाइन्स। ये जो ग्लोब है,
ग्लोब में इस तरह जो आपके पास रेखाएं चलेगी, ये सारी कौन सी रेखाएं आपके कहलाएंगी, इनको कहा जाएगा आपके पास लेटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके ये सही होगा जब आपसे पूछा जाए विश्व रेखा के समानांतर। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। विच कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव ए सिंगल वॉल्केनो? तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपके निसंदेह सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। व्हाट डज द हिमालय माउंटेन्स बिलोंग टू? ऑप्शन आपके पास है न्यू पोलैंड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड रेसिडुअल माउंटेन। तो सभी को पता होगा हिमालय जो आपके पास किस में देखने को मिलेगा, न्यू फोल्डेड माउंटेन में आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर, व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज मेजर विद ए नेफोमीटर? तो नेफोमीटर आपके पास जो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ क्लाउड से बताता है। ऑप्शन जो है सी, ये आपने नहीं सुना होगा निस्संदेह मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ध्यान से सुन लीजिए, दक्षिण एशिया की बात की जा रही है और दक्षिण एशिया में ऑप्शन डी थार डेजर्ट। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल किस देश में है? इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट? तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? सभी को पता होना चाहिए। गोबी जो मरुस्थल है ये हमें देखने को मिलता है मंगोलिया में। मरुस्थल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गोबी मरुस्थल इम्पॉर्टेंट है, थार आपके इम्पॉर्टेंट है, सहारा आपके इम्पॉर्टेंट है। इन मरुस्थल से प्रश्न आपके बनते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? एशियाज लार्जेस्ट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज इंडिया। कहाँ गया इंडिया? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ये आपके भारत है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सबसे अधिक टेगा वन कहाँ पर आपके पाए जाते हैं? सबसे अधिक टेगा वन ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। आउट ऑफ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका बन जाएगा कि प्रश्न पूछने की लिमिट क्या हो सकती है हिमाचल प्रदेश में, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? अब हो सकता है कि ये प्रश्न अपडेटेड हो चुका हो। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम हो सकता है कि ना भी हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन पुराना प्रश्न है तो पुराने प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो है संबंधित है, तो किस प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित है आपके पास ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आपके पास विषुवतीय प्रदेश में आता है, सवाना देश में, भूमध्य सागरीय है, ये मानसूनी प्रदेश के अंदर आता है? ऑप्शन जो डी है। ऐसे अलग से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, थोड़ा सा देख कर जाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? विच ऑफ द following countries is the major producer of the petroleum products? ये ईरान। ऑप्शन देखिए तो सभी में आपको वैसे ही पता लग गया होगा कि वह कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख है। अब ब्राज़ील कहाँ होगा, श्रीलंका भी कहाँ होगा, भारत भी कहाँ होगा। हालांकि ब्राज़ील कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन श्रीलंका और भारत को तो आपको पता ही है कि इनको तो आपके जितना आयात ये कर सकते हैं, इम्पोर्ट ही करते हैं आपके अधिकतर। तो ईरान आपके पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के नाम से आपके जो घास के जो मैदान है उनके नाम से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डाउन्स कहाँ पर ये पाए जाते हैं पता होना चाहिए आपको। ये डाउन्स आपके पास कहाँ पर पाए जाते हैं, पंपास कहाँ पर है, कैटबरी कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि अभी अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूँ तो ये तो पंपास आपके पास यहाँ पर पाया जाता है। डाउन्स की अगर एक और की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे आपके पास है। प्रेरी घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है कि बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है, नहीं पता सर्च करके कमेंट कीजिए। एटलीस्ट सर्च करने में, कमेंट करके लिखने में आपको याद हो जाएगा कि आपने कमेंट सेक्शन में एक देश के जो है घास के नाम का आपने बताया था, तो आपको याद हो जाएगा। प्रयास जब आप करते हैं तो प्रयास आप जो है हर तरह से करें, सर्च करके भी देखिए, खुद आपके क्रॉस चेक करके भी देखिए। जितना आप लिखोगे, जितना सुनोगे, उतना ज़्यादा आपके पास जो है याद करने की क्षमता जो है जो
जो आपकी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न आपके पास क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कौन सा आपके पास है? विच इज द आपकी ज्वाइंट पॉइंट आपने बताना है। ये आपके पास अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है कहाँ पर ये ज्वाइन करती है एक दूसरे को? देवप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? विच इज द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? ये टिहरी बांध है। ऑप्शन अगर आप डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, ये कहाँ पर आपके पास देखने को मिले? एक मिनट वापस चलते हैं थोड़ा सा, ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। क्या मैंने इसका बता दिया आपको? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध, विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात की गई है। ये भाखड़ा डैम आपके पास है। माफ कीजिएगा, गलती से मैंने शायद टेरी कह दिया था पहले। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द बेरन आइसलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड? एकमात्र है तो अंडमान निकोबार द्वीप में। निकोबार में तो नहीं है, अंडमान में है, तो ऑप्शन अंडमान आप लगाना। निकोबार भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अंडमान निकोबार कहा तो मुझे फिर दिखा कि निकोबार ऑप्शन में है, तो अंडमान आप लगाना है कि अंडमान द्वीप में आपको ये भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है। इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ये जो आपके पास जो है बेरन द्वीप, ये कहाँ पर बेरन द्वीप में आपके पाया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ये भी आपको पता होगा, निस्संदेह सभी को होगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो आपके पास ग्रेविटी है, इसके कारण आपके पास ज्वार भाटाएं आते हैं। ये समुद्र में आपके पानियों की जो उथल पुथल है, ये सूर्य पर जो पृथ्वी और चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपकी देखने को मिलते हैं। इनके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आपकी आते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? तो आपके पास याद रखना, वैसे तो आपके ये सारे लार्जेस्ट में आपके आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो अब इसमें अपडेट हो चुका है। पहले आपके पास ये गोंड था, मुझे लग रहा है कि अब आपके पास ये भील है। इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं मेरे बनाने के बाद, तो हो सकता है कि तब तक बुक्स में भील आपके अपडेट हो चुका हो, वैसे ये गोंड आपके देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के समय कब आप देख रहे हो, किस टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और उस हिसाब से इसको आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तभी मैंने इसको एग्जैक्ट के रूप में अभी नहीं बताया, फिर बाद में समस्या हो सकती थी। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पूछी है और ऑप्शन आपके दिए गए। ऐसी जो नदियां जो आपने नहीं देखी होगी, माफ कीजिएगा, झील है, नदियां नहीं है। नदियां तो आपकी अलग बात है, झील है। लेक के बारे में, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द इंडिया? तो लॉन्गेस्ट लेक आपके पास वेम्बनाथ लेक, आपके ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। नहीं सुना होगा आपने तो आज सुन भी लीजिए और याद भी रख लीजिए। सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील। अच्छा, एक और प्रश्न मैं देता हूँ कि किस राज्य में है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? क्या फूड कंट्रोल से है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन एंड मिल्क प्रोडक्शन? तो सभी को पता है ऑपरेशन फ्लड आपकी किससे संबंधित है? वाइट रिवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। वर्गीज कुरियन के समय की यह बात है। ऑप्शन जो है सी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसमें जो है प्रश्न आपके पास पूछा जाता है, निस्संदेह बहुत बार पूछा जाता है। विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफ़ी इन इंडिया? ये कर्नाटक आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। किसमें कौन कौन सी होती है कॉफ़ी की, ऐसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हाई लेवल के एग्जाम में आपको अगर आप एचपीटेट की कर रहे हो तो फिर उसमें ऐसी संभावना नहीं रहती है कि हाई लेवल का आपके क्वेश्चन बने। नेक्स्ट, हरिमन 19 एक किस्म है, ये किसके किस्म है? जैसे कि आपके पास कई बार गेहूं की किस्में पूछी जाती हैं, कई बार चावल की पूछ ली जाती हैं, कई बार सेब की आपके रसायन के बारे में पूछा जाता है, उसके साइंटिफिक नेम आपसे पूछ ले जाते हैं। कई बार आपके पास मछलियों के नाम आपके पूछ लिए जाते हैं। कई बार जो है एनिमल्स की स्पीशीज आपसे पूछ ली जाती हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी होना चाहिए ताकि यहाँ से एरिया आपका वाइड हो सके। तो अभी आपने हरिमन के बारे में बताना है कि हरिमन जो 99 है, ये किसकी प्रमुख किस्म है? एक्चुअल में ये राइस की है। जैसे कि राइस की आपने सुना होगा 10-60 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आपके पास हैं, जो कि बिल्कुल जो मीडियम रेंज में आपके आते हैं और
बहुत अच्छा उसका जो है रिस्पॉन्स आपके हैं। तो वैसे ही आपके पास ये हरिमन 99 भी एक किस्म है। 88 भी आपके पास है, आपने सुना होगा 88 नंबर, 99 नंबर, 10 60 आपके ऐसे कहा जाता है। ये जो है ये किसकी है, सारे चावल की किस्में आपके पास ये देखने को मिलती है। क्या ये चावल की है? माफ़ कीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये सेब की है एक्चुअल में। हरिमन 99 ये सेब की किस्म के रूप में आपके मानी जाती हैं। जैसे कि आपके पास सेब की बहुत सी किस्में हैं, गाला भी आपके पास सेब की किस्म के रूप में आता है। तो ऐसे बहुत सारी वैरायटी आपके पास है, ठीक है। तो अब मुझे एक्चुअल में सेब की बहुत ज़्यादा वैरायटी के बारे में नहीं पता है। मैं एग्जांपल आपको जो है राइस वाला दे रहा था, तो मैंने गलती से राइस के लिया। ये एप्पल आपके पास देखने को मिलेगा। हर किसी की किस्में हैं, गेहूँ की आपके पास पूछी जाती हैं, आपके आलू की किस्में आपकी पूछी जाती हैं। इसमें कुफरी जीवन कुफरी ज्योति आपके आता है, तो याद रखेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है? कॉमन प्रश्न है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया डज समर अराइव फर्स्ट? तो ये आप सभी को पता होगा, पश्चिमी जो आपके पास घाट है, पश्चिमी घाट में आपके केरल में ये देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्वी घाट आपके पास और पश्चिमी घाट, दो घाट आपके आते हैं। पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न भी आपके बनते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? फसलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की है, और कौन सी आपकी रबी की फसल आपकी मानी जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी फसल खरीफ की फसलों का उदाहरण है। तो यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर वगैरह ये क्या है, ये रबी की फसलें होती है। जबकि कपास की अगर हम बात करें तो ये आपके पास खरीफ की फसल के रूप में आपकी जानी जाती है। खरीफ में सारा मोटा अनाज आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? जोजिला जो रेंज हैं ये माउंटेन रेंज आपके देखने को मिलती है, किसके अंदर देखने को मिलती है, ये जास्कर रेंज के अंदर आपके आती है। हिमालय वाला एक मैंने अलग से वीडियो डाला है, हिमालयन माउंटेन्स वाला, उसमें देख लेना। ये रेंज के बारे में आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सी रेंज किस में आपकी आती है, ठीक है। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है कई बार। मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हैं। और मॉक टेस्ट भी मैंने अलग अलग डाले हैं, उसको भी आपने देख लेना, प्ले लिस्ट में एक बार जरूर विजिट करना, निस्संदेह आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। बाघा बॉर्डर किसके साथ स्थित है? सभी को पता होगा, आपके पास ये रेड क्लिफ लाइन में आपके देखने को मिलता है। रेड क्लिफ का मतलब आपके पास सीधे तौर पर हम ये कहें कि आपके पास ये स्थित देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया और पाक के मध्य जो एक बॉर्डर है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ, और LOC आपके कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर बाघा बॉर्डर किसके साथ देखने को मिलता है? भारत के पाकिस्तान के साथ, जहाँ पर आपके पास शाम के समय रोज़ आपकी परेड होती है। अगर आप कभी बाघा बॉर्डर जाओ तो निस्संदेह आप वहाँ पर जाना। अगर आप जो है नहीं भी, आपके पास देशभक्ति अगर आपके नहीं भी है, जुनून नहीं है, तो एक बार वहाँ जाकर देखना, आपके अंदर जो वाइब्स आएगी ना, वहाँ बहुत ज़बरदस्त आपकी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस समय थोड़ा कम आपके पास है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैंग्रोव क्षेत्र आपके संरक्षित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर द मैंग्रोव एरियाज प्रोटेक्टेड? तो सभी को पता है मैंग्रोव आपके पास ये पश्चिमी घाट वाला एरिया आपके पास ये माफ कीजिएगा, पश्चिमी घाट में आपके पश्चिमी जो क्या कहेंगे, आपके पास दो तरह के, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में गोवा आपके पास रहेगा स्पेशली, जो कि आपके पास मैंग्रोव के लिए प्रोटेक्टेड है। हालांकि पूरा का मैंग्रोव तो क्षेत्र आपके मैंग्रोव एरिया तो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है ही, लेकिन उसमें जो प्रोटेक्टेड है वो आपके पास गोवा है, तो आप इसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है? तो सभी को पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? ये मध्य प्रदेश के अंदर आपके आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, परशुराम ताल किस स्थान पर है? और बताने की आवश्यकता नहीं है, परशुराम ताल आपके पास रेणुका झील के बिल्कुल साथ है। रेणुका झील का अगर मैंने नाम दे दिया तो रेणुका का झील का मतलब आपके पास प्राकृतिक सबसे बड़ी झील हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पर लगने वाले हैं प्रश्न हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, टोंस और यमुना के समीप स्थित कलसी में किसने पत्थर पर लिखित राज घोषणा का निर्माण करवाया था? Who got the royal proclamation written on the stone in Kalsi situated near Tons and Yamuna? तो कालसी में किसने ये लिखवाया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके आता है। अगर आप HSIS या माफ कीजिएगा HS और एलाइड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये प्रश्न आपको आना चाहिए। ऑप्शन जो ए है, अशोक द्वारा ये करवाया गया था। कालसी में किसने
लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया था, जो कि टोंस नदी और यमुना नदी के समीप आपकी एक क्षेत्र आता है। कालसी से राजवन आपकी राजधानी आपकी उदयपुर प्रकाश ने आपकी बदली थी, ये भी प्रश्न के बार आता है। तो ये अभी अशोक के समय की बात चल रही है। सुकेत सत्याग्रह का 18 फरवरी 1948 को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहली बात आपको एक चीज ये लगी पता, सुकेत सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ था? 18 फरवरी 1948 को। इसका नेतृत्व किसने किया था, अब आपको ये पता लगेगा। तो नेतृत्व अशोक जो आपके पास है सुकेत सत्याग्रह का, पंडित पद्मदेव द्वारा आपको किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, याद रखना। पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व 1948 में आपके किया है। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिन तक ये अखंड कीर्तन किया था? ये मंडी के लिए किया था। ऑप्शन जो डी है निस्संदेह आप इसको सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशरास का वर्णन किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है? In which Hindu religion book is the description of Dasharas, the war of the 10 Aryas king found? इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब मेरा ये प्रश्न आपसे है, जो स्पेशली क्लासेस वाले स्टूडेंट, कि ये ऋग्वेद में तो वर्णन है, ऋग्वेद के किस मंडल में हमें इसका 10 आर्य राजाओं के दशराज युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो समझ लेना कि आपका रिविजन ठीक चल रहा है। अगर रिकॉल नहीं हुआ तो समझ लेना आप खुद को जो है धोखे में रख रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं है। अभी समय है, फिर उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? द रीजन ऑफ विच किंग ऑफ बिलासपुर इज कॉल्ड ब्लैकीज? तो ये खड़गचंद के समय की बात है। ये खड़गचंद बड़े खड़ग किस्म के व्यक्ति थे, तो ये मानकर चलिए कि इनका शासनकाल बड़ा ही भयंकर आपके रहा है, तो इनको आपके काला युग आपके कहा जाता है इसके शासनकाल को। नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर स्थित है? नौसेना की एनसीसी शाखा क्या बिलासपुर में है, मंडी में है, शिमला में, या फिर आपके सिरमौर में है? नौसेना यानी कि आपके पास यहाँ पर गलत, इसको नौसेना की एनसीसी शाखा सीधी आपके पास हिमाचल प्रदेश में एनसीसी शाखा का जो है कहाँ पर मुख्यालय आपके देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है बिलासपुर में। ऑप्शन ए सही है। इसी तरह पुलिस का भी प्रशिक्षण केंद्र डरहो आपके जो है रहता है, तो ये भी कई बार हो सकता है कि आपके पूछ लिया जाए। ड्रॉ में आपके देखने को मिलता है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न आपके देख लेंगे। प्रश्न आपके पास है रली पूजन। रली पूजन का संबंध कांगड़ा में किससे है? वट इज द ट्रेडिशनल ऑफ द रली वर्शिप रिलेटेड टू इन कांगड़ा? रली पूजन का संबंध जो है किससे संबंधित आपके पास माना जाता है? ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर मृत्यु से संबंधित है, बर्थ से है, या आपके प्योरिफिकेशन से है, या फिर आपके पास मैरिज से है। ये रली पूजन एक्चुअल में किससे होता है? ये मैरिज से रिलेटेड होता है, विवाह से संबंधित इसको माना जाता है। तो ऑप्शन जो आपके पास डी दिया था ये सही है। मोहन किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मोहन इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है तो जाहिर सी बात है आपको ये आना चाहिए। मोहन जो किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपके माना जाता है? ये बिलासपुर का माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही है। अंतिम प्रश्न, फुलेज प्रसिद्ध त्योहार है। फुलेज प्रसिद्ध त्योहार है। फुलेज इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो आपने बताना है चंबा, किन्नौर, बिलासपुर या फिर कांगड़ा। तो आपकी जो राइट आंसर कौन सा होगा? फुलेज आपके ये फूलों का त्योहार आपके मनाया जाता है कहाँ पर? किन्नौर में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर ये सही हो जाएगा। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपना कमेंट्स आप स्कोर बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आपका स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर लगभग ये मान कर चलिए कि 65 प्लस भी है, 70 तक नहीं भी है, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। मॉडरेट्स आपके लेवल था, और मॉडरेट लेवल में आपके पास 65 प्लस आप स्कोर यहाँ पर कर सकते थे, इतना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अगर आप एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज अभी देख लीजिए। अगर आपके पास 8-10 दिन बच गए हैं तो 8-10 दिन में ये प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं डेली आपको एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, और मॉक टेस्ट की अगर मैं रिकॉर्ड करने की टाइमिंग आपको बताऊँ तो रात की अभी देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए 12:18 हुए हैं।
सुबह का समय है, एएम में चल पड़ा है अब रात के 12 बजे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो डेफ़िनेटली आपके लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने के बाद इसको लाइव सेशन के अंदर जब आते हैं तो उसको आप जो है अटेम्प्ट कीजिए, आराम से उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ मैं ये रखूँगा कि जो स्टूडेंट के कमेंट्स आएँगे, मुझे जो लगेगा कि आपके पास लगभग 5 से 6 जो वीडियोज़ के अंदर जो मॉक टेस्ट की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, उसमें जो मुझे कॉमन स्टूडेंट लगे, उसमें से 10 स्टूडेंट को मैं मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। वो भी आपके पास लिंक के साथ, उसको आप मॉक टेस्ट के रूप में भी लिंक के साथ आप उसको देख पाएँगे, उसको अटेम्प्ट आप कर पाएँगे। अब कौन से वो 10 स्टूडेंट हो गए, वो डिपेंड करेगा कि रेगुलर स्टूडेंट कौन से हैं, बाकी वीडियोज़ के साथ भी उसका कंपैरिज़न किया जाएगा। और जो मुझे लगेगा कि रेगुलर स्टूडेंट है, उनको ना केवल ये मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, बल्कि नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए उतना बेहतर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कमीशन आने के चांस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डिले बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 साल से ज़्यादा कमीशन आपके आगे नहीं जाता, एक बार तो आपको करवाना पड़ेगा। तो अब समय आ गया है कि सीरियस आप हो जाइए। ठीक है, तो फिलहाल आप जो है मेरे पास यहाँ पर एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए बने रह सकते हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको ये प्रयास जो है ज़रूर आपको कामयाब बनाएगा, आपका जो जो मेहनत है वो आपके लिए रंग लाएगी। बाकी आप चाहते हैं यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।